हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की क्लास 9। इससे पहले मैं 8 क्लासें करवा चुका हूं और पर डे आपको 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। दोस्तों, ये सारे 20 क्वेश्चंस जो होते हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको काफी बेस्ट मेथड से करवाता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पे काफी मेहनत कर लेते हो तो आपके 70% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बचे हुए 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नए बने हुए होते हैं। तो उनके लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए, जो कि मैं डेली शाम के 7 बजे लाइव कराता हूँ। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो शाम के 7 बजे लाइव क्लास में, जो कि बेसिक से शुरू होती है। बेसिक टू हाई लेवल पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूँ इवनिंग में। ठीक है, तो इवनिंग में 7 PM आप मुझसे जुड़िए और कंटिन्यू क्लास को रखिए। सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। एक अंडे की एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा है। ठीक है, अगर 25 में एक सड़ा अंडा है, ठीक है, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे व्यर्थ होते हैं। दोस्तों, अगर 8 में से मतलब पूरे 8 सड़े अंडे थे, लेकिन 5 को इतने सड़े थे कि उन्हें फेंकना पड़ गया, वो व्यर्थ हो गए, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, तो इस तरह से जो व्यर्थ हुए टोटल अंडे, वो 10 अंडे व्यर्थ हो गए। तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करनी है। ठीक है, अगर 10 अंडे व्यर्थ हुए तो ये निकाल लो कि टोटल सड़े अंडे थे कितने। देखना, अगर 8 अंडे सड़े थे तो 5 व्यर्थ हुए, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 अंडे व्यर्थ होते हैं जब 5 अंडे व्यर्थ हुए, 5 अंडे व्यर्थ हुए कब, जब टोकरी में 8 अंडे सड़े थे। अगर 8 अंडे सड़े थे तो 5 अंडे व्यर्थ हुए। अगर एक अंडा व्यर्थ होता, एक अंडा व्यर्थ होता तो कितने अंडे सड़े और निकलते, तो 8/5, है ना। अगर 5 पेन 8 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 8/5 रुपए का। दोस्तों, यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर मान के चलो 5 पेन आपने 30 रुपए के खरीदे, 5 पेन 30 रुपए के हैं, तो हम आपसे पूछे कि एक पेन बताओ कितने का हुआ। तो एक पेन की जो कीमत होगी, एक पेन की कीमत आप बताओगे सर 30 में 5 का भाग दे दो, तो 5 × 6 = 6 रुपए होगी एक पेन की कीमत, है ना। तो पहले तो आप भाग दोगे एक का निकालने के लिए। अगर 5 अंडे व्यर्थ थे तो 8 अंडे सड़े थे। अगर एक अंडा व्यर्थ हो रहा है तो कितने सड़े अंडे में एक अंडा व्यर्थ होगा, तो 8/5 भाग दोगे आप। ठीक है, अब उसके 10 अंडे व्यर्थ हो रहे हैं, तो अगर 10 अंडे व्यर्थ होते, 10 अंडे व्यर्थ होते हैं, तो सड़े अंडों की संख्या कितनी होगी, तो 8/5 गुणे 10। देखो, यही है, एक पेन अगर 6 रुपए का है तो हम पूछे बताओ 10 पेन कितने के, 10 पेन कितने के हो जाएंगे। अगर एक पेन 6 का है तो 10 पेन आपके 6 × 10, आप गुणा करोगे ना, तो इसमें भी बस वही कर रहे हैं। अगर एक अंडा व्यर्थ हो रहा तो 8/5 सड़े निकले, तो 10 अंडे अगर व्यर्थ हो रहे तो 8/5 गुणे 10 कर दोगे, तो 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, मतलब 16 अंडे सड़े हैं। 16 अंडे सड़े निकले टोकरी में, जिसमें से 10 अंडे व्यर्थ हो रहे हैं ना। अगर 8/5 हो रहे हैं तो 10 कितने पे व्यर्थ हो रहे हैं, 16 अंडों पे। ठीक है, जब 25 पे एक अंडा सड़ा है, तो दोस्तों जब एक पे 25 अंडा सड़ा है तो 16 अंडे कितने में आ जाएंगे, जब 25 पे एक, तो 16 अंडे कितने में सड़ जाएंगे। जब 25 पे एक अंडा, मतलब एक अंडा सड़ा होता है, एक अंडे सड़ा है 25 में, तो 16 अंडे सड़े निकलेंगे कितने में, 25 गुणे 16 में, है ना, गुणा कर दोगे आप। तो यहाँ पर 16×5 = 80 की 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया, 40। तो 400 इसका करेक्ट आंसर है कि उस टोकरी में 400 अंडे थे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 पर। एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, ठीक है,
3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, ठीक है, 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है, एक पत्नी हो गई। उन्होंने 19,000 रुपए की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा जाता है, 19,000 रुपए बांट रहे इन तीनों में, बेटों में, बेटी में और अपनी पत्नी के बीच 19,000 रुपए की राशि बांट रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। अब आगे कह रहे कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले, बेटे से 1.5 गुना राशि, मान के चलो बेटे को x रुपए मिलते हैं, तो बेटी को कितने मिल जाएंगे, बेटी को मिल रहे हैं 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब हुआ कि x अगर बेटे को मिल रहा था तो x का 1.5 गुना कर दो, मतलब 1.5 होता है 1.5। जब आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2x हो जाएगा। तो प्रत्येक को अगर 3/2x मिल रहा है तो 2 बेटियां थी तो 2 का गुणा कर दोगे, कि दोनों को इतना मिल जाएगा। अब यहां पर आगे पढ़ते हैं, तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले, उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से, प्रत्येक बेटे को कितना माना हमने, x रुपए मिल रहा है, तो प्रत्येक बेटे को अगर x रुपए मिलता है तो पत्नी को उससे 600 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो उसकी पत्नी को 600 रुपए कम मिलते हैं, और तीनों को मिला के जब ये सब रुपए बट गए तो इनको मिला के कितने रुपए हुए, ये हुए आपके 19,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 ये कट गया, तो 3x और 3x, तो कितना हो गया 6x, और 1x ये है तो 7x हो गया। यहाँ पर 600 यहाँ घट रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 19,000 में जब 600 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 19,600। x में 7 का गुणा हो रहा तो वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 19,600 बटे 7, 7 से काट दो तो 7 दूनी 14, बचे कितने आपके 5, तो 7 अट्ठे 56 और डबल 0 2800 आ गया। 2800 दोस्तों x का मान आ गया, मतलब कि प्रत्येक बेटे को 2800 रुपए मिलते हैं। तो तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि क्या है, जब एक को 2800 रुपए मिल रहे हैं तो तीनों को कितने मिल जाएंगे, तो तीनों को मिलने वाली राशि होगी 2800 गुणे 3, तो 3 का आप गुणा कर दो, 3 का 0 में किया 0, 3 का 0 में किया 0, 3 अट्ठे 24 की 4, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 8400 रुपए। तो तीनों बेटों को मिलने वाली राशि है 8400, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। 1 से 90 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है। दोस्तों बहुत आसान सवाल है कि 1 से 90 तक में 7 कितनी बार आता है। तो सबसे पहले तो 1 से जब हम गिनती शुरू करेंगे तो सबसे पहले 7 पर ही 7 आएगा, फिर 7 कहाँ आएगा, 17 पे आएगा, है ना, फिर 7 कहाँ आएगा, 27 पर आएगा, फिर कहाँ आएगा, 37 पर आएगा, फिर कहाँ आएगा, 47 पर आएगा, फिर कहाँ आएगा, 57 पे आएगा, फिर अपना 67 पे आएगा, फिर अपना एक ध्यान देना यहाँ पे 70 शुरू हो जाएगा, तो 70 में भी 7 होता है, 71 में भी 7 होगा, 72 में भी होगा, 73 में भी होगा, 74 में भी 7 होगा, है ना, फिर 75 में भी 7 है, 76 में भी 7 है, 77 में भी 7 है, 78 में भी 7 है, 79 में भी 7 है। अब 80 के बाद सीधा 79 के बाद सीधा जाएगा 87 पर, है ना, और 90 तक कह रहे थे तो अब तो सीधा 97 पर आएगा, तो बस 87 तक में कितने 7 होगा यही हमें बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 2 बार है दोस्तों, यहाँ पर 14 हो तो 16 17 18 19, तो 19 बार 7 आएगा 1 से 90 तक में। दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते थे, देखिए क्या तरीका बनेगा, कि कोई भी नंबर होता है तो वो उसके जहां से उसकी गिनती शुरू होती है, जैसे अगर हम कहें कि 2 कितनी बार आएगा, 1 से 40 तक में 2 कितनी बार आएगा, तो दोस्तों जहां से 20 शुरू होगा, मतलब दहाई अंक पे वो नंबर आएगा, तो उसमें वो 10 बार आ जाता है, 10 बार तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 से 70 तक में कितने बार आ जाएगा 7,
1 से 70 तक में 7 कितनी बार आ जाएगा, तो प्रत्येक 10-10 के अंतर पर आ रहा ना, 10 10 10 सभी 10 के अंतर पर है, 10 10 के अंतर पर है। तो 1 से 70 तक में अगर हम देखें तो 70 में 10 का भाग दे दो आप, 10 सत्ते 70, मतलब 7 बार तो ये आ गया, ठीक है। अब 71 से लेके 79 तक में, 71 से लेके 79 तक में देखो कितने बार आ गया, ये 2 बार आया, तो यहाँ पे टोटल मिला के आ जाएगा ये 10 बार, ठीक है। तो ये कोई भी संख्या हो, 2 हो चाहे 3 हो चाहे वो 4 के बारे में पूछे, तो जहां तक उसका नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब जहां से उसकी दहाई अंक पे नहीं आ रहा वो नंबर, वहां तक आप देखोगे 10 का भाग देके, उसके बाद 10 बार वो आएगा वो नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 70 से हो गया अपना 79 तक में 10 आ गए, अब एक और बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 70 में भाग दे रहे हैं तो ये 7 आ रहा है, 10 सत्ते 70, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, दोस्तों यहाँ पर 8 आ रहे हैं स्टार्टिंग में, जो है ना 70 तक में 8 आ रहे हैं, +1। जो अपन ने स्टार्टिंग वाला है ना ये छोड़ दिया, जब भाग दिया तो आपका पहला वाला छूट गया उसमें, है ना। स्टार्टिंग में भी तो 7 था, जब आप भाग देते हो तो वो भाग कहाँ से होता है, ये दूसरे वाले से काउंट होता है भाग, हमेशा पहला वाला भाग देने में छूट जाता है। तो यहाँ से आपका एक और जुड़ेगा, यहाँ पर 8 आ जाएंगे टोटल। एक से जब 70 तक देखोगे तो आपके 8 बार 7 आ गया, अब इसके बाद 10 बार यहाँ पे आ गया और एक बार ये 87 में आ गया, तो ये टोटल बना 10 8 18 और एक 19, 19 बार 7 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 164। 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है, 200 से 300 के बीच, तो आप घन आपको याद है, पढ़ लो किसका घन 200 और 300 के बीच आ रहा है। अगर हम 5 का देखें तो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का जो क्यूब है वो 216 हुआ, 7 का हुआ 343, 8 का हुआ 512। तो दोस्तों ये तो 300 से ज्यादा चलेगा ना, अपन को चाहिए 200 और 300 के बीच में, इससे जस्ट पीछे देखो तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 200 और 300 के बीच में तो सिर्फ 216 ही आ रहा ना, एक ऐसा क्यूब है जो कि 200 और 300 के बीच आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165। 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दोस्तों 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 83 आपकी एक अभाज्य संख्या है, गुणे 83 के बाद 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 आपकी ये भी नहीं है, 87 आपकी 3 से विभाजित हो जाती है, 8 7 15 योग हो रहा है उसका, है ना। 89 एक अभाज्य संख्या है, तो यहां से आप देख सकते हो कि इकाई अंक अगर आप लगाओ 3 नाम 27 तो 7 आएगा, 7 वाला ऑप्शन दो दो है, या तो सी होगा या डी होगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है, आप एक काम करिए यहाँ पे डिजिटल सम लगा दो, अगर गुणा करना नहीं चाहते हो तो डिजिटल सम, मतलब 8 और 3 11, 11 का आप एक डिजिट तक जोड़ लो अंकों को, मतलब 11 जो होता है 1 + 1, ये भी कर लो तो 2 आ गया यहाँ पर, और डिजिटल सम में 9 को आप हटा दिया करो, बचा कितना 8, 8 दूनी 16, और 16 की जब आप डिजिट को ऐड करोगे तो 16 मतलब 1 + 6, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 7। इसको हम कहते हैं कि यूनिट डिजिट तक संख्याओं को ऐड करते जाओ, इकाई अंक तक, जब तक कि वो एक डिजिट में ना आ जाए। तो हमने इस तरह से देखा कि 7 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे या तो सी होगा या डी होगा, अपन ने यूनिट डिजिट से चेक किया था। अब डिजिटल सम निकाल के देखो, 7 3 10, 10 8 18, 18 काट दो, इसका कितना आएगा 18, क्यों, क्योंकि 18 का 9 बन जाएगा ना डिजिटल सम, 9 जहां पे ही बन जाए आप हटा दो उसको, तो यहाँ पे तो डिजिटल सम आ रहा है 7, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वैसे तो ये नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, यहाँ पे आ रहा है 9, 27 को जब आप 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9 बनेगा ना, तो 9 डिजिटल सम आ रहा है, जबकि अपना आंसर में कितना आना था 7 आना था, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 166 पर। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं, 108, 108 के अगर आप फैक्टर करो तो देखिए कितने फैक्टर बनेंगे, 2 से 5 बार और 2 से 4 बार, फिर
दो दूनी 4, दो सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे आप, 3 नाम 27, फिर आप 3 से काटोगे, 3 तिरका 9, फिर आप 3 से काटोगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पे दोस्तों 2 की घात 2 और 3 की घात 3, तो कितने टर्म आए, कितनी संख्याएं बन रही हैं जो अभाज्य हैं, तो 2 और 3, मतलब दो ही नंबर ऐसे हैं जो इसमें आ रहे हैं और वो अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, तो ऐसे दो नंबर मिले जो कि प्राइम नंबर थे, 2 और 3। तो इसमें केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 होंगे। अब दोस्तों आप कोई भी ले सकते हो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझाएं आपको कि 42 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 42 के आप फैक्टर कर लो, 42 में कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो 42 जो है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा एक बार, तो इसके जो फैक्टर बने 2 गुणे 3 गुणे 7, ये क्या हुए, इसके प्राइम फैक्टर हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। अब दोस्तों यहाँ पर कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तीन संख्याएं आई ना, तो तीन हमारे यहाँ पर 42 का अगर वो पूछता कि 42 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 3 होंगे। अब अपन इसको समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है, जैसे 42 है तो 42 किस किस से विभाजित हो जाता है, 42 में 1 से भाग हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, और 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, और 13 से भी नहीं होगा, 14 से हो जाएगा, है ना, 14 से हो जाएगा, फिर 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, 21 से हो जाएगा, और फिर सीधा 42 से होगा। तो ये फैक्टर हुए 42 के, ठीक है, ये 42 के फैक्टर हुए। अब आप इसमें देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1, 2 और ये 3, इनके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है इसके, नहीं है ना। तो यहाँ से अपन ने निकाला था कि कितने अभाज्य गुणनखंड बन रहे थे, 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहे थे 42 के। तो इसी तरह से बस आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जितने नंबर बनेंगे उतने ही प्राइम फैक्टर होंगे उसके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167 पर। 337 हमें बताना है कौन से व्यंजक सही है। सही है तो यहाँ पर देखते हैं कि 337 एक अभाज्य संख्या है क्या। बिल्कुल दोस्तों, 337 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी विभाजित नहीं होती है, तो ये सही है। दूसरा देखें, संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड हैं। 12 के धनात्मक गुणनखंड देखें जरा हम, 12 किस किस से कट जाता है। अगर 12 को आप देखो तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणनखंड हो रहे हैं ना, तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखें, 32,724 पूर्णतया 9 से भाज्य है। 9 का नियम क्या होता है दोस्तों, अंकों को आप जोड़ दो, 3 + 2 + 7 + 2 + 4, सबको जोड़ो, 3 + 2 5, 7 5 12, 12 तो 14, और 14 और 4 हो गया आपका 18। 18 जो होता है वो 9 से विभाजित हो जाएगा, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर सारे के सारे अपने जो 1 2 3 तीनों व्यंजक हैं ये सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सभी व्यंजक सही हैं। अब चलते हैं 168 पर। ये कह रहे हैं एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, ओके, जिसके कारण योग 58 हो जाता है, 58 योग हो गया। तो वह संख्या कौन सी है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है कि जब लगातार संख्याएं जोड़ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, लगातार संख्याएं जोड़ रहा है 1 से 10 तक की, तो इनका योग आप निकाल दो कि योग होना क्या चाहिए था। अगर 1 + 2 + 3 ये लगातार संख्याएं होती हैं n टर्म तक, कितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 5000 हो, कितने भी हो, तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में, इस सीरीज में 10 टर्म हैं, इंटू n+1, n का मतलब है 10, और 10 में एक जोड़ोगे तो 11/2, 2 से 10 कटा तो 2 पंचे 10, 5 का 11 में गुणा किया तो 55 आ गया।
दोस्तों सही आंसर आना चाहिए था 55, मतलब 1 से 10 तक का जो योग होता है वो 55 होता है, लेकिन आया कितना, 58 आया। तो 58 से घटा दें हम 55 को तो कितना बच रहा है, 3, मतलब 3 नंबर ज्यादा आ रहा, क्योंकि उसने 3 को 2 बार काउंट कर लिया था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है। उसी पैटर्न पर बेस है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके कारण योग 190 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है जिसे लड़का भूल गया था। दोस्तों अगर यहाँ पर 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ा है, तो जरा हम देखें कि कितना आना चाहिए था 1 से 20 तक में योग। तो जितने भी टर्म है 1 से 20 तक लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याएं है ना, तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1, मतलब 20 इंटू 20 प्लस 1 हो जाएगा 21/2। तो 2 से 20 कटेगा 10 बार, 10 गुणे 21 हो जाएगा 210। ठीक है, योग आना चाहिए था 210, लेकिन आया कितना, 190। किस वजह से, क्योंकि वो एक संख्या भूल गया था, इस वजह से यहाँ पर कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 210 से 190 को घटा दोगे, तो 0 में से 0 गया 0, 11 में से 9 जाएंगे 2, और यहाँ पर 1 में से 1 गया जाएगा तो 0। 20 ऐसी संख्या है जिसे वो जोड़ना भूल गया था। ठीक है, इसी वजह से वो ज्यादा आ रहा था, यहाँ पर 190 कम आ रहा था, और योग जो है सही योग जो होगा वो 210। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170। 67 और 120 के 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों भाज्य संख्याएं बतानी है, तो भाज्य संख्याएं देख लेते हैं कि 67 और 101 के बीच बताने हैं। तो देखें 68 अपनी भाज्य हो जाएगी, 69 भाज्य है, 70 भाज्य है, फिर 72 भाज्य है, फिर आपकी 74 भाज्य है, 75 कट जाती है, 76 भी कट जाती है, 77 भी कट जाती है, 78 भी कट जाती है, 79 अभाज्य है, फिर आएगा आपका 80, 81, 82, फिर 83 अभाज्य है, 84 भाज्य हो जाएगी, फिर 85, 86, फिर 88 और 87 भी आपका भाज्य है। ठीक है, 87, 88, 89 अभाज्य है, 90 हो जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, फिर आपका आ जाएगा 98, और ये 99, और ये 100। ये दोस्तों सारी भाज्य संख्याएं, मतलब किसी ना दो या दो से अधिक गुणनखंड हैं इनके, दो से अधिक गुणनखंड जिनके होंगे वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो इसमें टोटल जो भाज्य संख्याएं होंगी वो होंगी आपकी 27। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। यदि x अभाज्य संख्या है और -1 से बड़ी है या बराबर है और +1 से छोटी है या बराबर है, तो x के मान कितने संभव है। दोस्तों अगर x जो है -1, यहां पर x का मान अगर हम 1 रख दें, ठीक है, x का मान 1 रख देते हैं, तो 2 गुणे 1 -7/5, ये लेस देन रहेगी +1 से। तो जरा देखते हैं कितना आ रहा है इसका मान। 2 एकम 2, 7 में से 2 गए तो -5 बच रहा है, और 5 में जब 5 का भाग देंगे तो ये आएगा -1, जो कि उसने कहा है कि या तो इससे बड़ी हो या -1 के बराबर हो। ठीक है, और +1 से छोटी हो। तो बिल्कुल सही बात है कि पहला तो इसका सही है ना, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो -5/5 मतलब -1 आ रहा है, और -1 इसने कहा था कि -1 के ये बराबर हो सकती है, देखो निशान लगा हुआ है इक्वल टू का, तो पहला सही है। अगर इसकी जगह हम अब इसकी दूसरी कंडीशन देखें और क्या रख सकते हैं, -1 इज ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर देन है, मतलब 2x -7/5 जो है वो ग्रेटर है -1 से। ठीक है,
तो अब यहाँ पर x की जगह आप 2 रख दो, -7/5 इज लेस देन 1, प्लस के 1 से। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, -1 इज लेस देन 2 2 जा 4, 4 -7 कितना आ जाएगा, -3/5 इज लेस देन प्लस के 1। तो 5 का जब आप 3 में भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 का 30, 0.6 आएगा और माइनस में आएगा, लेस देन इक्वल टू प्लस के 1। तो यहाँ पर दोस्तों जब माइनस की संख्या है 0.6, अगर ये प्लस की होती तो ये 1 से छोटी है ना, लेकिन प्लस के 1 से तो ये छोटी है, लेकिन -1 से ये बड़ी है। जितनी माइनस में छोटी संख्या आपको दिखेगी वो उतनी ही बड़ी होती है अपने बड़े वाले नंबर से। ठीक है, ये भी आपका सही कंडीशन है। अगर हम यहाँ पर -1 इज लेस देन इक्वल टू 2, अगर x की जगह 3 रख देते हैं तो 2 × 3 -7/5 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 -7 कितना हो जाएगा, -1/5 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 5 का 1 में भाग दोगे आप तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 5 दूनी 10, मतलब 0.2 आ जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का आएगा, इज लेस देन इक्वल टू प्लस के 1। तो 0.2 भी बड़ा है -1 से और छोटा है +1 से। ठीक है ना, -1 और +1 के बीच में है ये। अब और अगर हम x की जगह 4 रख के देखें तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर x की जगह 4 रखो, -7/5 इज लेस देन इक्वल टू प्लस के 1। तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 - 7 1/5 होगा। ठीक है, तो -1 लेस देन इक्वल टू माइनस के, सॉरी 8 -7 प्लस के हो रहा है, ये हो जाएगा प्लस के 1/5 इज लेस देन इक्वल टू 1। जब आप 5 का इसमें भाग दोगे, 5 का 1 में आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, -1 और लेस देन इक्वल टू -1 लेस, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो लेस देन इक्वल टू 0.2 प्लस में आएगा, लेस देन इक्वल टू प्लस के 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका ये भी -1 और +1 के बीच में है ना, -1 और +1 के ये भी आपका बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये भी ठीक है। और कंडीशन अगर हम 5 रख के देखते हैं, -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × 5 -7/5 इज लेस देन इक्वल टू 1। दोस्तों ध्यान देना, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मान हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, अभी आपको मैं पूरे निकाल के बता रहा हूँ। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × 5 = 10, 10 - 7 कितना बचा, 3/5 इज लेस देन इक्वल टू प्लस के 1। तो 5 का जब आप 3 में भाग दोगे तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 30, ये आ जाएगा 0.6, है ना, 0.6 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी -1 और +1 के बीच में है। अगर यहाँ पर अब हम 6 रख देते हैं या 7 रखते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान देना कि ऊपर प्रश्न में आपसे जो कहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा था, लेकिन इतने सारे मान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप वो संख्याएं रखोगे जो अभाज्य है। मतलब पहला वाला जो आपका है, ये x की जगह आपने 1 रखा तो ये मान नहीं होगा, है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 4 नहीं होगा, अब 5 हो सकता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब अगर इसके बाद हम देखें तो अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 5 के बाद 7 आएगी। तो अगर x की जगह हम 7 रखते हैं तो -1 लेस देन इक्वल टू 2 × 7 -7 डिवाइड बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू 2 7 14 -7 7/5 आ रहा है, इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 5 का जब आप 7 में भाग दोगे, 5 का 7 में भाग दोगे तो 1 से तो ज्यादा ही जाएगा ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा। आपका बच रहा है 5 का 7 में भाग दोगे तो 1.4 आएगा, यहाँ पर 2 बच रहा है, 0.0 लग जाएगा तो 5 चौके 20, तो 1.4 आ रहा है जो कि 1 से तो बड़ा हो गया ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इससे बड़ी जो भी संख्याएं आएंगी
तो +1 से ज्यादा मान आएंगे उसके। तो आपके कौन कौन से सही हुए? आपका ये सही हुआ, दूसरे नंबर का ये मान हो सकता है और ये मान हो सकता है। तो कितने मान हो सकते हैं इसके? इसके दोस्तों 3 मान हो सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है एक एक संख्या पर निकाल के कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पर। निम्नलिखित समीकरण 5E9 2F8 3G7 बराबर है 1114। ठीक है, यहां पर इसको एक सही क्रम में लिख दें, 1114 4111। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं तो f का अधिकतम मान क्या है? यहाँ ई एफ जी किसी भी अंक के लिए, ई एफ जी कुछ भी हो सकता है। तो अधिकतम अगर हमें करना है, f को अधिकतम करना है दोस्तों, अगर एक बड़ा गुंडा बनाना है तो बाकी दो गुंडों को छोटा बना दो ना। तो यहाँ पर f जो है ये अधिकतम करना है तो बाकी को छोटा छोटा कर दो ना, बाकी को न्यूनतम कर दो, e और g को छोटा छोटा कर दो। तो अगर f अधिकतम है तो यहाँ पर देखो, पहले 9 और 8 को जोड़ो, 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 17 और 7 हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर 2 हासिल आएगी, तो इसको जोड़ने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए। 1 कैसे आएगा? देखते हैं कैसे यहाँ पर इकाई अंक 1 आएगा, क्योंकि बाकी तो हासिल में जाएगा। तो यहाँ पर 11 बना, तो यहाँ पर देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, मतलब इधर से 1 हासिल आई है, मतलब यहाँ पर 11 बनाना है आपको। यहाँ पर कितना बनाना है? 11 बनाना। तो 11 कैसे बनेगा? आपको एक अंक में मानना है, तो f को अधिकतम करना है, तो अधिकतम अंक तो 9 होता है ना, तो f को अधिकतम 9 मान लो, तो बाकी जो क्या हो जाएंगे? वो 0 हो जाएंगे, बाकी को छोटा बना दो। अगर f को अधिकतम करना है तो बाकी को छोटा बना दो ना। तो छोटा कितना हो सकता? सबसे न्यूनतम होगा 0, तो बाकियों को 0 बना देंगे, और सबसे अधिकतम होगा 9, तो यहाँ पर f का मान हो जाएगा 9। अब देखो जोड़ के देख लो, 9 और 2 कितना हो गया? 11। अगर f की जगह 9 रखे तो 9 और 2 11, बाकी सब 0 थे, तो 11 आ गया। 11 का यहाँ पर 1 आ रहा था और 1 हासिल में गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया था आपके लिए, है ना, समझाने के लिए। तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो सी ऑप्शन अब इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पर। दिया हुआ है कि x इंटू वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो आपको बताना है 2p इंटू 5p बराबर 50 है। तो p का मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में x इंटू वाई था तो उसका मान कितना है? x प्लस वाई प्लस 1। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 2p प्लस 5p प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से +1 हो रहा तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा 7p, 50 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 7 का यहाँ p में गुणा, तो वहां जाके भाग हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174। वह संख्या जैसे 0.01 में जोड़ने पर, वह संख्या जैसे 0.01 में जोड़ने पर, माना हमने x को जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या बतानी थी जैसे 0.01 में जोड़े तो 1.1 आ जाए। तो हमने माना कि 0.01 में x जोड़ दो। आप, हमें नहीं पता क्या जोड़ना है, तो x जोड़ दो ना, मान लेते हैं क्या जा रहा मानने में। तो अगर x में ये जुड़ रहा है 0.01, तो पक्षांतर कर दो इसका यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 1.1 माइनस 0.01। ठीक है, अब यहां से आप माइनस करोगे तो देखिए कैसे माइनस करोगे, 1.1 लिखोगे आप, फिर 0.01। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप 0 मान सकते हो, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हो। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो बगल से हासिल लोगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ पे हासिल गई तो यहाँ पे 0 बचा, है ना, पॉइंट यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1.09। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं। ठीक है, मेरे पास x थी तो उनके पास 3 अधिक हो गई, x प्लस 3 हो गई। जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं, जबकि मेरा छोटा भाई है तो उसके पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। तो मेरे पास x थी तो मुझसे 3 कम है था, तो x माइनस 3 कर दिया। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है, कुल संख्या है 15, तीनों को आप जोड़ दो, कुल संख्या 15, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x हो गया।
यहाँ पे 3 प्लस का 3 माइनस का ये कट गया, बराबर है 15। तो 3 पंचे हो गया 15, तो x बराबर आ गया आपका 5। तो x मतलब मेरे पास कितनी गोलियां हैं, 5 गोलियां हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। 0.6 और अंतर बताना है 0.6% में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हो कि परसेंटेज हटाओगे 0.6 और डिफरेंस 0.6% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। का जब आप इसमें भाग दोगे तो 2 अंक पीछे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 और यहाँ पर 0.006 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप घटाओगे तो यहाँ पे 0 मान लोगे आगे। तो जब 600 में से 6 घटाएंगे तो 594 आएगा ना, 594 पॉइंट आ जाएगा। 0 पॉइंट अपनी जगह है, 0 अपनी जगह है, तो 0.594 इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177। वह संख्या बताएं जिसे 25 से विभाजित करने पर उसमें 120 का ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास मतलब हानि होती है, मतलब घट जाता है, मतलब अंतर आता है उसमें 120 का। जब किसी संख्या को वह संख्या बताएं जिसमें से हम जब 25 का भाग देते हैं, जब x में हमने 25 का भाग दिया, तो इन दोनों का मतलब मूल संख्या जो वास्तविक संख्या थी और जो 25 का भाग देने पर जो संख्या आएगी, उनके बीच अंतर कितना हो गया, 120 का अंतर हो गया, 120 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो 25 यहाँ पे वासा ले लो, 25 वासा आ जाएगा, एक का 25 में भाग दो तो 25 बार जाएगा, 25 का ऊपर आप गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 25x। ठीक है, फिर माइनस 25 से कम 25, एक का x में गुणा किया तो x आ गया, बराबर है 120। 25 में से x जाएगा तो ये हो गया 24x बटे 25 बराबर है 120। तो 24 से आपका कट जाएगा 120, 24 पंचे 120, 25 पंचे यहाँ पर 25 का जाके गुणा हो जाएगा, 25 पंचे हो जाएगा 125। तो इसका करेक्ट आंसर है 125, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। यदि a अपॉन बी का भागफल धनात्मक है, ठीक है, a अपॉन बी का भागफल धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर इसका भागफल हमें धनात्मक चाहिए तो या तो दोनों संख्याएं धनात्मक हो, मान के चलो 2 और 3 हैं, ठीक है, इनका भागफल जो है धनात्मक होना चाहिए, तो दोनों संख्याएं या तो धनात्मक हो, है ना, या फिर दोनों संख्याएं या फिर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, तभी पॉसिबल है कि इनका भागफल धनात्मक आएगा। अब a ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा है तो b तो नहीं बताया ना कि b क्या होगा, मान के चलो b माइनस के 3 हुआ, तो अगर a बड़ा हुआ 0 से तो यहाँ पर a हमने 2 मान लिया, लेकिन b अगर छोटा हुआ 0 से तो नेगेटिव में चला जाएगा ना, तो ये कंडीशन नहीं होगी, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा b बड़ा है 0 से, दोस्तों भाई कंडीशन बन गई ना कि अगर b बड़ा है 0 से, ठीक है, हमने मान लिया b 3 है, 0 से बड़ा है, लेकिन a का तो नहीं बताया, a मान के चलो माइनस के 2 हो तो माइनस का हो सकता ना, a 0 से छोटा होगा, तो ये भी नहीं बताया अपन को, तो इसीलिए ये माइनस का चला जाएगा, अपन को बताना है धनात्मक, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखते हैं, a इंटू बी जो है वो बड़ा है 0 से, a इंटू बी। अब दोस्तों चाहे वो संख्याएं प्लस में हो, 2 गुणे 3 करो तब भी आपका a इंटू बी 6, तब भी वो पॉजिटिव आएगा, और माइनस के 2 गुणे माइनस के 3, a इंटू बी करना है ना, a अगर -2 है, b -3 है, इनका आप गुणा करोगे तो प्लस के 6 तब भी आ रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में मान कितना आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है और धनात्मक आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 179। एक्स ए के 3 गुणा से एक अधिक है, ठीक है, एक्स जो है वो a के 3 गुना से, तो 3 गुना कर दिया a का, से एक अधिक है तो एक जोड़ दो। फिर कह रहे हैं y a के 2 गुना से, a के 2 गुना कर दिया, से 7 कम है तो 7 माइनस कर दो। फिर क्या कह रहे हैं z a से 3 कम है, z जो है a से 3 कम है तो a -3 कर दिया, z a से 3 कम है। यदि z के वर्ग का 6 गुना, अब ये कह रहे हैं z के वर्ग का 6 गुना कर दें हम, x और y के गुणनफल से 7 कम है, तो x और y के गुणनफल से
7 कम है, तो यहाँ पर हमने -7 कर दिया कि z के वर्ग का 6 गुना जो था x गुणे y से 7 कम था, तो हमने -7 कर दिया। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करा देंगे इन सभी की, तो z की जगह कितना आएगा a-3, तो z की जगह आप रख दो a-3, 6 इंटू a-3 पूरे का होल स्क्वायर बराबर x की जगह कितना रखेंगे 3a+1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a+1, ठीक है। y की जगह कितना रखेंगे 2a-7, ठीक है, और माइनस के 7 कर दो, बाहर -7 था, तो 6 यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दो, तो 6a² प्लस b² मतलब a-b का होल स्क्वायर लग रहा ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस के 2ab, तो 2a और b है 3, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6a हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर 3a का 2a में गुणा करो, तो 3 दूनी 6 और a कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। अब 3a का आप 7 में गुणा करो, तो माइनस के 3 सत्ते 21a। अब 1 का आप 2 में गुणा करो तो ये हो जाएगा 2a, और 1 का आप माइनस के 7 में गुणा करो तो ये हो जाएगा -7, और बाहर दोस्तों -7 पहले से था, ठीक है। अब इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं। अब यहाँ पर 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6a² प्लस 6 का 9 में गुणा करो, 9 6 54 हो जाएगा, माइनस 6 का 6 में गुणा करो तो 6 6 36a हो जाएगा, बराबर 6a² माइनस के 21a और प्लस के 2a, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस के 19a। इसे आप डायरेक्ट लिख दो, माइनस के 19a और माइनस के साथ साथ हो जाएगा आपका 14, 6a² और 6a² दोनों तरफ है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस के 36a। आप एक काम करिए, इसको पक्षांतर कर दो उस साइड, ठीक है, माइनस के 36a को पक्षांतर कर दो, 54 प्लस का है, ये 14 आ जाएगा यहाँ पर, तो 54 जो है 54 और 14 यहाँ माइनस का था, इसका पक्षांतर करके इस साइड लाओ तो प्लस के 14, 36 माइनस का है तो यहाँ पक्षांतर होके हो जाएगा प्लस का 36 माइनस के 19a, ठीक है, 4 और 4 हो जाएगा 8, 5 और 1 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 36 में से 19 घटा दो, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो 16 में से 9 घटाओगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 17a, तो a बराबर हो जाएगा 17 चौके 68। जब a का 17 में गुणा हो रहा, तो 17 का जब यहाँ गुणा तो वहां पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा ना, तो 17 चौके 68, तो यहाँ पर आ जाएगा a का मान 4। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। एक कार्यालय में 108 मेजें हैं, मतलब टेबल जो हैं वो 108 हैं, और चेयर हैं आपकी 132। आगे कह रहा है उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं, ठीक है, अगर 108 थी उसमें से 1/6 टूट जाए तो बचेंगी कितनी। दोस्तों अगर 6 टोटल हिस्सा था, 6 ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसको टोटल मानते हैं, कि टोटल अगर 6 थी तो उसमें से एक टूट गई तो बचें कितनी 5/6 भाग, 5/6 भाग बचा, तो आप निकालो 6 से काटो इसको, 6 एकम 6 बचा 4, 6 सिंह 36, 6 8 42, 6 8 48, 18 पंचे 90, तो सही टेबल जो बची वो 90 बची। और कुर्सियां देखो 1/4 टूट गई, अगर 1/4 टूट गई तो बची कितनी 3/4, 4 से आप काट दो, 4 तिया 12, एक हासिल 4 तिया 12, 33 तिया 99, तो कुर्सियां बची आपकी 99। तो आगे कह रहे तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक को एक कुर्सी और एक मेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर जोड़े कितने संभव है, इस 99 को हम लिख सकते हैं 90 कुर्सी प्लस 9 कुर्सी, तो 90 ही जोड़े संभव है ना, एक टेबल का एक कुर्सी के साथ कितना पेयर बन जाएगा 90 ही बन पाएंगे, तो 90 लोग ही काम कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आज का यहीं पर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों पूरे कंप्लीट, जो कि मैंने आपको बेस्ट मेथड से कराए हैं और आपको समझ में भी आए होंगे, काफी बेसिक से भी मैंने समझाया और पूरी कोशिश किया कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, और अभी
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि वो भी अपना फायदा उठा सके इन क्वेश्चंस को करके, क्योंकि मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूट्यूब पर आपको नहीं है, पूरे पूरे यूट्यूब पर नहीं है जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, सारे एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको पुलिस का, रेलवे का, लेखपाल का, ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जब एसएससी में आ चुके हैं तो अब संभावना है कि आपके रेलवे में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्सेप्चुअल क्लास के लिए जुड़ सकते हो शाम के 7 बजे, जो कि लाइव क्लास होती है, तो उसमें आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू।